अभी अब राना साहब ने कहा था कि वी थॉट कि इट वाज ऑलरेडी डन, लेकिन लॉ मिनिस्टर ने आज जो बार के सामने खड़े होकर कहा, तो उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की जिससे पता चले कि इसके अंदर कोई बड़ी हतमियत थी। वो तो ये कह रहे कि ये तजवीज़ी किस्म का मसवदा था, फ़ौज की तरफ से तजवीज़ आई हमने डाल दी, पीपल्स पार्टी की तरफ से तजवीज़ आई हमने डाल दी, हमारा अपना ख्याल था, बार्स के कंसर्न्स थे, मिसाक जमहूरियत था। बट राना साहब इज़ गिवन मी दिस न्यूज़ के वो कह रहे हैं कि फ्रैंकली हमारा भी ख्याल था ये हो चुका है। बार्स weren't taken to confidence। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, अब तो ये बात काफ़ी हद तक खुलकर सामने आ गई है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ऑन रिकॉर्ड हैं कि उनके साथ तो ड्राफ्ट ही शेयर नहीं किया गया था और बिल्कुल आखिरी लम्हे में जाके ड्राफ्ट शेयर किया गया। लॉ मिनिस्टर सेज कि देयर वाज नो ड्राफ्ट, वो कह रहे हैं कि तजावीज़ थी और देयर समथिंग दैट वो एक हमारे सामने आई तो सही, एक आई तो सही, एक आप उसको कच्चा ड्राफ्ट कह लें, ठीक है, लेकिन वो हमारे सामने आ तो गया। ठीक। और कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ था मैं एक टीवी प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि जब हमें फाइनली वो ड्राफ्ट मिला तो हमने तो उसको देखते ही पहली चीज़ हमने देखी कि आर्टिकल 8 के अंदर अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, ठीक। और उसके ऊपर हमने कहा जी कि हम इस तरह कैसे इस चीज़ को के ऊपर अपनी मोहर लगा सकते हैं, हमें वक्त दें। और फिर जिस तरीके से कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुला के 3 हफ्ते तक इस्लामाबाद में अरकान असम्बली अरकान सेनेट को रखा गया था, उससे हुकूमत की तैयारी तो यही नज़र आ रही थी कि हम इसको चट मंगनी फट गया। हाँ, वो राना साहब की बयान की भी यही इंडोर्समेंट है कि वो कह रहे हैं कि हमारा भी ये ख्याल था। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए ही उस वक्त थे जी जब उनको बताया गया कि चट मंगी तो हो गई, बस अब पट बयान होना है। तो ये इतने हरिडली ये जो करना चाह रहे थे, आप आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर चेंज करने जा रहे हैं। आप जब पूरा फ्रेमवर्क जुडिशरी के हवाले से चेंज करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हो सकता है कि इन अमेंडमेंट्स के अंदर 1 या 2 चीज़ें ठीक भी थी, ठीक, लेकिन जो ओवरऑल अमेंडमेंट्स हैं उनके ऊपर मैं भी वकील हूँ, जो और हमारे दोस्त हैं वकला, हम सब का ख्याल ये है कि ये तो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट को डिमोलिश करने वाली बात है, ठीक, हाई कोर्ट्स के इख्तियार को लेने वाली बात है। इसके ऊपर तो आपको एक वसी डिबेट चाहिए कि जिसके अंदर सारों का इनपुट आए, और फिर ये आइन है, ये कोई आम कानून साजी नहीं है। जो लॉ मिनिस्टर ने जिसका आज आगाज किया, मैं उसके ऊपर आऊंगा कि वो कितनी मौसर होगी बाद इस बात के। आप सार स्टे विद मी। हुकूमत की तरमीम कैंपेन ने एक नया गेयर लिया है। आज हमारे सामने एक नई किस्त आई है। लॉ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फंक्शन पर तमाम बार्स के नुमाइंदगान के सामने बैठकर जवाब दिए हैं सवालों के, और इसरार यही है कि कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, काम तो हमने करना। मुझसे साहब, इज़न्ट दिस अ फैक्ट के सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम आज की अगर मिसाल ना भी दे दें आज की मिसाल, लेकिन माजी के में बहुत सारे आइनी मामलात आए और उनको सियासी बुनियादों पर छक्के लगाए गए। सो इज़न्ट दिस बेटर कि आप वो डिस्कनेक्ट कर दें? ये इसमें कोई असूली तौर पर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? तलत भाई, दुनिया का जो भी निज़ाम हो वो इवेंचुअली डिपेंड करता है अफराद के ऊपर कि वो अफराद के अपने असूल क्या हैं, उनका अपना ज़मीर क्या है, उनकी अपनी कन्विक्शंस क्या हैं जो उस निज़ाम का हिस्सा हैं। ठीक। डिस्क्रेशनरी पावर्स हमेशा पाकिस्तान में अब एक गलत तरीके से इस्तेमाल होती हैं। सीनियरिटी प्रिंसिपल इसलिए सामने आया कि जो डिस्क्रेशनरी पावर्स थी वो अब्यूज़ हो रही थी। ठीक। अगर आप पिक एंड चूज का इख्तियार दे देंगे हमारे जैसे मुल्क में वज़ीर आज़म को कि वो अपनी मर्जी का 5 लोगों के अंदर से चीफ जस्टिस मुंतखब करे उस आईनी कोर्ट का जिसने तमाम मामलात सुनने हैं, तो फिर वो 5 के 5 जो चीफ जस्टिस साहिबान होंगे उनकी कोशिश यही होगी कि हुकूमत के खिलाफ कभी कोई फैसला ना दे। इफ आई कुड आस्क वन क्वेश्चन यहाँ पर, और ऑन साहब के पास में यही इवेंचुअली लेके जाऊँगा क्वेश्चन, तो जो सीनियर जज साहिबान आए, सीनियर मोस्ट, क्या उनके ऊपर एतराज़ात नहीं हुए? क्या पीटीआई का मौक़िफ़ नहीं है सीनियर मोस्ट जज साहब के बारे में आजकल जो कैंपेन चल रही है? क्या उससे पहले जो सीनियर मोस्ट जज साहिबान आए उनके कलम से कोई बड़े बराबर के फैसले होते? ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। देखिए, हमने पाकिस्तान के अंदर देखा कि जस्टिस साकिब निसार साहब की जो कोर्ट थी उसने एक पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ साहब, जिस तरह के इम्प्लीमेंटेशन बेंचेस बने, हमने पूरा का पूरा एक इंस्टीट्यूशन को टिल्ट होते हुए देखा कि किसी तरीके से एक इलेक्टेड आदमी को निकाला जाए। यही काम हमने इफ्तिखार चौधरी साहब की टेन्योर में भी देखा। और फिर उसके बाद ये जो हमारी अब अगर पिछले साल, 1.5 साल की, 2 साल की आप एग्जांपल्स ले लें, तो मेरा ये ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, एक प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर जहां पर एक्सट्रीम्स थी इतनी, एक बैलेंस क्रिएट करेंगे नंबर 1,
और नंबर 2, आईनी तरमीम, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें इस मुल्क के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। ठीक है, इसके ऊपर तो कोई बहस ही नहीं है। आप किसी बंदे से सड़क पर चले जाएं और उससे पूछें निजाम इंसाफ की हालत, तो वो आपको आगे से वो जवाब देगा जो आप टीवी पे चला नहीं सकेंगे। ठीक, निजाम इंसाफ के अंदर बेहतरी लाने की जरूरत है, लेकिन उसका तरीकाकार ये नहीं है जो हुकूमत ने इख्तियार Okay, let me go to- आप एक वसी तर डिबेट करें, मीडिया अपनी इनपुट दे, बार्स अपनी इनपुट दे। आज इसका आगाज तो हुआ, लेकिन आज तो इसका आगाज हुआ। इज इट टू लिटिल टू लेट? आई मीन वेरी लेट। अच्छा, आपने तो तैयारी मुकम्मल की हुई थी कि जी बस इसको हम दोनों हाउसेस से फौरन पास कराएं और रात के पिछले पहर ही सदर मोहतरम उसके ऊपर अपना असेंट थे, वो मुकम्मल हो। आप कहते चलो गलती होगी माफ कर दो खोखर साहब, मेरे जानते हो ऐसा ना करो। मैं बड़ी क्विकली माजरत के साथ, अबसार भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह है, मैं बिल्कुल इस एनालिसिस से इसके अंदर बस ऐड करना चाहूंगा। ये तो नहीं कहूंगा बड़े भाई नाराज ही ना हो जाए कि कह रहे कि ग्रीन नहीं नाराज नहीं बात, लेकिन मैं सिर्फ ये मुझसे हो सकते, सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा कि देखें, राना साहब ने पहले भी क्लैरिटी दी। अगर हम ये बात तस्लीम करना शुरू हो जाए कि मियाँ साहब जो थे वो इस प्रोसेस से लाताल्लुक थे, तो क्या वो अपनी पार्टी से भी लाताल्लुक हो चुके हैं? वो जमात के सदर हैं। ठीक, क्या पार्टी उनके हाथ से निकल चुकी है? ये सवाल खड़ा हो जाएगा अगर कहते हैं कि हम कि उन्हें पता ही नहीं था। राना साहब इसको एड्रेस करें जी। और नंबर 2, ये कहा जाता है अमूमन डिबेट्स में कि जी मियाँ साहब हालात से मुतमिन नहीं है। वो 100% मुतमिन है। उनकी दुख्तर वज़ीर आला पंजाब है, उनके भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनके समधी डिप्टी वज़ीर आज़म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें। ठीक, ये सिर्फ एक जानबूझ के एम्बिग्विटी क्रिएट की जाती है। मियाँ साहब के लिए एक रास्ता रखा जाता है कि जी जनाब बाद में अगर कोई पत्ता फेंकना हो, खेलना हो, सियासत करनी हो तो वो कह सके। आई एम श्योर राना साहब इसको रिस्पॉन्ड करें, राना साहब इसको रिस्पॉन्ड करें। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। एतराज जो है इनका वो बेसिकली है ही पर्सन स्पेसिफिक। इनका एतराज चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, पिछले कई सालों से हमने माहौल बहुत जहर आलूद बना दिया और इस जहर आलूद माहौल में सच्चाई जानना भी बड़ा मुश्किल हो गया। इस वक्त मुल्क जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, हमारे सामने आप अपनी नेशनल प्रायोरिटीज तो रखें। दहशतगर्दी इस वक्त आपका सबसे बड़ा मसला है जिसके ऊपर आप पॉलिटिकल कंसेंसस इस मुल्क में नहीं क्रिएट कर पा रहे। आपकी इकॉनमी एक टर्मोइल में है। वी होप, कभी इस पे खुशी का इजहार ऐसी सूरत हाल पे नहीं करना चाहिए कि वी होप कि IMF से 25 तारीख को हमारा जो कर्जे के लिए हम गए हुए हैं वो मंजूर हो, थोड़ी कुछ स्टेबिलिटी आए, लोगों की जिंदगी के हालात बदलने की तरफ हम अपना फोकस करें, लड़ाई झगड़ों से बाहर निकले। ठीक, शुरुआत तो इसकी बहुत पहले हुई। तो आप कह रहे हैं कि पहले इसको डिटॉक्सिकेट कर, तो मामलात को हमें टेम्परेचर को कम करें, उसके बाद देखें। और सबसे अहम रोल इसके अंदर हुकूमत का है। ठीक, इस वजह से कि हुकूमतों के पास इख्तियारात होते हैं, हमेशा हुकूमतें दिल बड़ा करती हैं, वो जलती पर तेल नहीं डालती। लेकिन उनको मानता भी कौन है, वो कहते हैं जिनके ऊपर एतराज करते हैं कि आप कौन सी। और जब मामला ठीक हो जाए, टेम्परेचर कम हो, तो आप जो अमेंडमेंट्स लेके आनी है उनके ऊपर मीनिंगफुल डिबेट और ले। आपको उसका अगली इस किस्त का मुस्तकबिल क्या नजर आता है जो आज बड़े जोर शोर से जिसका इजरा किया गया? देखिए, मुस्तकबिल तो अल्लाह जानता है, लेकिन आन साहब ने एक बात की है ना, आप भी उनसे बहस कर रहे थे कि काजी फाइज ईसा को ना लाएं तो हम नहीं ये होने देंगे, और ये पर्सन स्पेसिफिक है काजी फाइज ईसा को लाने के लिए। अब देखिए ना, ये हमारी जो अनाओं की जंग है ना, एक तरफ है कि पर्सन स्पेसिफिक है काजी फाइज ईसा को लाना। मेरा इनसे सवाल है, इनकी अखलाकी बरतरी तब मैं मान लेता हूँ, आपसे मैं ऑन एयर ये बात कर, मैं इनकी अखलाकी बरतरी मान लूँगा अगर मुझे ये ईमानदारी से बताएं ये काजी फाइज ईसा को पिछले 5 साल से क्यों रोकना चाह रहे हैं, क्यों उनको टारगेट बनाया हुआ है। वो आज से 5 साल पहले जब इन्होंने उनके खिलाफ एक गंदी कैंपेन शुरू की, रेफरेंस फाइल किया, प्रेसिडेंट उसमें शामिल, प्राइम मिनिस्टर उसमें शामिल, उस वक्त का DGIS उसमें शामिल, क्या किया था काजी फाइज ईसा ने उस वक्त कि जिसकी वजह से इन्होंने उसको टारगेट किया, शरीफ आदमी को, एक ऑनरेबल जज को, और फिर आज तक हम देखते हैं कि उनके खिलाफ इनके दिल में जो भी है, प्यार है या नफरत है, वो ख़त्म ही नहीं हो पा रही। तो फिर अगर ये पर्सन स्पेसिफिक ही है, वो ला रहे हैं, तो ये रोक रहे हैं क्यों? एक फैसले पे, तो फैसला तो किसी के खिलाफ आता है, किसी के हक में। इस बात पे तो आप किसी जज की अब ये बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और आपने सवाल कर दिया। चल छोड़ दे ऑन साहब, I have to probably invite you in another show, and we'll start with the promise कि you get the opportunity to answer this question. On top मैं ये दोबारा प्ले करूंगा। टाइम इज अप। आप चारों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।